और उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि जो कहते हैं कि ट्रेडिंग में 100% पर मंथ गेन हो जाता है या फिर एक हफ्ते के अंदर 100% गेन। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो सारी की सारी अर्निंग भी गई और आप डिप्रेशन में चले गए? मुझे एक छोटी सी ऑफ़र आई थी कि जो है ना आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो मतलब कि यासिर भाई ने क्या कि फॉरेक्स के अंदर 10 से 12% कमा रहा हूँ, तो एकदम से बस ना हफ्ते के अंदर पैसा डबल करते हैं। ये जो आपको इन्फ्लुएंसर्स आके बताते हैं ना कि एक ही हफ्ते बाद वो चेंज होते हैं कि ये देखो मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने अरबों रुपए कमा लिए, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे होते हैं। ये अनस अली हो गया, ये वरारा ट्रेडर्स और ये और 5 6 7 8 10 लोग और भी हैं जो बड़े फेमस हुए हैं। इनको कहो यार ये एक फंडेड अकाउंट है, ये पकड़ो और इसमें 1% रिस्क के साथ इसको पास करके दिखाओ। ये सारे के सारे छपड़ी कंटेंट क्रिएटर्स, इनको मैं बोलूँगा ये खुद छपड़ी हैं, कंटेंट भी इनका छपड़ी होता है और इनको जो फॉलो करने वाले हैं वो भी बेचारे छपड़ी हैं। क्योंकि ऑनेस्ट मैंने अकाउंट लिया था 10K का, उस पर मैंने आलमोस्ट 3 से 4% गेन किया। लेकिन वही फिर बात वही आ गई कि मैं फिर ओवर रिस्किंग करने लग गया। ठीक है कि मैं जल्दी वाले चक्कर में ठीक कि मैं बस अब 3-4% मेरा बन गया, 2-3 ट्रेडिंग लगाऊंगा, 10% करके फेज़ 2 ले लूँगा। उस चक्कर में मेरा 10K का अकाउंट भी उड़ गया। जब आपके पास कोई अच्छा सेटअप आ जाता है तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप रिस्क को डबल ट्रिपल कर दें। और आजकल तो वो ट्रेंड भी चला हुआ है ये अप डाउन 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 डाउन। तो इसके बारे में क्या क्या हमारे सुनने और जानने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ये तो पता होगा कि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन एक ट्रेडर जब बन जाता है तो उसके बाद उसको लॉसेस होते हैं और उसके बाद वो दोबारा से डिप्रेशन में जा सकता है। आज मेरे साथ एक ऐसी स्टोरी है कि एक ट्रेडर था जो बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता था और उसके बाद वो उसको लॉसेस हुए और लॉसेस होने के बाद दोबारा से वो उठ के खड़ा हुआ। तो आइए चलते हैं सारी की सारी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसी जा रही है ट्रेडिंग आपकी आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, हमारे चैनल पे काफ़ी नए व्यूअर्स भी हैं, तो आप की पुरानी पॉडकास्ट उन्होंने नहीं देखी होगी। सबसे पहले ये बताएँ कि जब आप पहले ट्रेडिंग करते थे, तो कितना एक कोई पर मंथ आप गेन कर लेते थे? तब मैं ऑलमोस्ट कोई 10-12%, 15% तक गेन कर रहा था। और उन लोगों के बारे में क्या ख़्याल है कि जो कहते हैं कि ट्रेडिंग में 100% पर मंथ गेन हो जाता है या फिर 1 हफ़्ते के अंदर 100% गेन? बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल गलत। मतलब एक अच्छा ट्रेडर जो है वो अच्छी मेहनत करने के बाद कोई 10 से 12% गेन कर सकता है, ये यासिर भाई कह रहे हैं और इससे मैं भी एग्री करूँगा। अच्छा, तो यासिर भाई आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे थे मार्केट से, तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो सारी की सारी अर्निंग भी गई और आप डिप्रेशन में चले गए? सर दरअसल हुआ ऐसा था कि मुझे एक छोटी सी ऑफ़र आई थी कि जो है ना आप रातों रात अमीर हो जाएँगे। तो हो उस चक्कर में मैं चला गया। एक फ्रॉडिया बंदा था जो कि मेरा काफ़ी जानने वाला था, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं था पता कि वो फ्रॉड करता है इस तरह। तो उसने जी मेरे से प्लॉट के बस मेरे से कुछ पैसे पकड़े, ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपए उसने पकड़ा कि आप मुझे दो और आपको हफ्ते के अंदर अंदर इसका आपको डबल मिलेगा। एक प्लॉट की डील है, आपको मैं उसमें इन्वॉल्व करवा देता हूँ। तो मैं लालच में आ गया, मैंने जो है ना अपना जो कुछ भी मेरे पास था मैं उसको दे दिया। तो फिर फ्रॉडी का काम यही होता है, 2-3 दिन 4 दिन गुज़रे, मैं कॉलें करता रहा नंबर बंद, और बस जी वो निकल गया छू पे छूट। तो मतलब कि यासिर भाई ने क्या कि फॉरेक्स के अंदर 10 से 12% कमा रहा हूँ, तो एकदम से बस ना हफ्ते के अंदर पैसा डबल करते हैं। पैसा रातों रात डबल और डबल शाह बन गए यासिर भाई और डबल शाह के चक्कर में यासिर भाई के साथ स्कैम हो गया। फिर उसके आगे क्या हुआ? उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया मैं, क्योंकि तब मेरे पास इन्वेस्टमेंट कोई नहीं बची थी। मैं मेरा जो कुछ भी था उस टाइम पे मैं सारा कुछ दे बैठा था, और इमोशंस मेरे इस तरह के ट्रिगर हो रहे थे उस टाइम के मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत था जिसमें मैं ट्रेड कर भी रहा था, तो वो भी मेरा कुछ अरसे के बाद वॉश हो गया। अच्छा, तो आप कितने मतलब पर मंथ कितने पैसे कमा लेते थे? सब मिला के फंडेड अकाउंट्स और ब्रोकर को मिला के? ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए मेरा बन जाता था। तो 3 से 4 लाख आप कमा लेते। जी। तो ये देखें, ये होती है अच्छी ट्रेडिंग। मतलब मैं आपको जो बताना चाह रहा होता था ना कि एक ट्रेडर जो होता है ज़रूरी नहीं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहा हो।
एक ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर 3 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह से कमाते-कमाते, ये स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। ये जो आपको इन्फ्लुएंसर्स आके बताते हैं ना कि एक ही हफ्ते बाद वो चेंज होते हैं कि ये देखो मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने अरबों रुपए कमा लिए, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल मतलब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेप्स में गेन होते हैं। मतलब एक ट्रेडर है, वो अगर स्टार्ट में तो नहीं मतलब 1 करोड़ रुपए कमाएगा, वो 10,000 कमाएगा, 10 को 50,000 करेगा, 60,000 पे पहुँच जाएगा, ऐसे 3 लाख पे पहुँच जाएगा और ऐसे करते-करते 4 लाख, 5 लाख और स्टेप्स में आगे चलता जाएगा। ये नहीं कि एक ट्रेडर आया, आने के बाद वो करोड़ों कमाने लग गया। ये कभी भी ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। अनटिल एंड अनटिल आपके पास बहुत बड़ा फंड है। बहुत बड़ा फंड क्या होता है? जैसे कि आपके पास है जी $3 लाख, $4 लाख, $5 लाख का फंड है, तो आप उसपे अगर 10 प 15% कमाते हैं, तो आप अच्छी जो है इनकम एक कमा रहे हैं। जैसे आपके पास $5 लाख का फंड है, तो आप 10% उसका कर लेंगे, $50,000 आप पर मंथ कमा सकते हैं। तो ये बात मैं करता था, आज आपके सामने प्रूफ़ भी बैठा हुआ है। अच्छा, तो यासिर भाई उसके बाद क्या हुआ? मतलब कि 10-15% आप कमा रहे थे, स्कैम हुआ, स्कैम के बाद आप मतलब आपको गुस्सा आया, इमोशंस भी ट्रिगर हुए, जो कुछ था वो चला गया। तो उसके बाद आपने ट्रेडिंग कंटिन्यू करने की कोशिश की? हाँ जी, मैं बिल्कुल कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल उसके बाद मैं स्ट्रगल करता रहा ट्रेडिंग के अंदर। मुझे जो कुछ भी मिलता था, जो कुछ भी मैं इसके अंदर डाल लेता था, लेकिन मेरा जो है ना, मैं उससे प्रॉफ़िट नहीं था बना सकता, क्योंकि मेरे इमोशंस ट्रिगर हो जाते। मेरे एक आध स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, तो मैं ओवर थिंक करने लगता था कि यार इसको भी कवर करना है और आगे कुछ बनाना भी है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये था कि आपने जब लॉस किया तो आपने कहा जल्दी से मैं वो पैसे दोबारा से ले आऊँ, कमा लूँ वो। उस चक्कर में आपके इमोशंस ट्रिगर होते गए, जल्दी में हो गए। उस चक्कर में मेरा और ज़्यादा लॉस होता गया फिर। ठीक है, तो फिर डिप्रेशन में कैसे गए आप? बस यही डिप्रेशन की यही स्टोरी है कि मैं हर वक़्त फिर सोचता था कि मैं कैसे उन पैसों को वापस लेके आऊँ, और लालच भी आती थी कि वो भी मेरे पैसे वापस आ जाएँ और मैं अमीर भी बन जाऊँ। लेकिन उस चक्कर में मैं मतलब आप जल्दबाज़ी के अंदर जो है वो अपने लॉसेस को अचीव करना चाह रहे थे और उसकी वज़ह से क्या हो रहा था कि और लॉसेस आपको और लॉसेस हो। होते जा रहे थे। तो उसके बाद मतलब आप डिप्रेशन में गए और ट्रेडिंग को आपने छोड़ दिया या फिर बीच में पॉज़ दिया? बीच में पॉज़ दिया, मैं कुछ और कोर्सेज़ किए लाइक शॉपिफ़ाई, अमेज़न, अनस अली से कोर्स तो नहीं किया था? नहीं, नहीं सर, अल्लाह बचाए उनसे। अच्छा। उन चीज़ों में भी मैं काम करता रहा, लेकिन उसमें भी मुझे कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं ट्रेडिंग की तरफ आ गया कि मैंने ये देखा कि अगर भाई आप अगर किसी अच्छे मेंटोर के पास दोबारा जाके अपनी थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करके आप दोबारा उस स्टेज पे आ सकते हो कि आप दोबारा प्रॉफ़िट बनने लग जाओ। चलें, फिर उसके बाद यासिर भई आ गए हमारे पास और इस डिप्रेशन के फ़ेज़ में भी हम यासिर भई के साथ थे। अगर आप लोगों ने पिछली पॉडकास्ट नहीं देखी तो आप जो है वो जाके देख लें और उसमें हमने बताया था कि यासिर भई जो है अब हमसे सीखेंगे, दोबारा से ट्रेडिंग जॉइन करेंगे। तो अच्छा ये बताएँ कि आप मतलब आए हमारे साथ, तो कुछ डिफ़रेंस नज़र आया कि मतलब पहले भी तो आप ट्रेडिंग सीखे हुए थे, मतलब आप प्रॉफ़िट कमा रहे थे, मतलब आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे थे। तो जब हमने जो चीज़ें आपको सिखाई क्या उनमें कोई डिफ़रेंस था कि यार ये अच्छी चीज़ें हैं, पहले जो मैंने सीखा था उससे भी बेहतर है? टू बी ऑनेस्ट ऐसी चीज़ें थी जिनका मुझे कख नहीं था पता। हालाँकि मैं इतना टाइम से ट्रेडिंग कर रहा था, मैं मार्केट को बहुत डीपली देखता था, एनालाइज़ करता था। लेकिन मैं जब गेम ऑफ फॉरेस्ट की टीम में आया, मैंने मेंटोरशिप ली, उसके बाद मुझे ऐसी चीज़ें पता लगी, ऐसी हकीकत कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ें भी हैं ट्रेडिंग के अंदर और इतना अच्छा काम करती हैं। तो फिर उन चीज़ों पे मैं वर्क करने लगा, उन चीज़ों को देखने लगा, ऑब्ज़र्व करने लगा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा उस स्टेज पे आ गया कि मैं अब प्रॉफ़िट बनाना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, तो एक अकाउंट की हिस्ट्री हम इस वीडियो में भी अटैच करेंगे। उस अकाउंट के बारे में थोड़ा बताएँगे, किस तरह से आपने पास किया, कितनी इक्विटी थी और उसके साथ-साथ कुछ और भी अकाउंट्स आप चला रहे थे। तो मतलब उसकी पूरी डिटेल में बताएँ कि लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अच्छा, पहले मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अकाउंट लिया था 10K का। उसपे मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4% गेन किया। लेकिन वही फिर बात वही आ गई कि मैं फिर ओवर रिस्किंग करने लग गया। क्या कि मैं जल्दी वाले चक्कर में कि मैं बस अब 3-4% मेरा बन गया, 2-3 ट्रेडें लगाऊँगा, 10% करके फ़ेज़ 2 ले लूँगा। उस चक्कर में मेरा 10K का अकाउंट भी उड़ गया। ठीक है। फिर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं 50K का अकाउंट लिया, उसको फिर सुकून से पास किया।
जैसे हमारे फंडेड अकाउंट्स के रूल्स हैं जो मतलब कि आपने रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए मतलब वो 50 के का अकाउंट पास किया। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों पास कर लिए। दोनों पास कर लिए। मेरे पास लाइव अकाउंट आ गया। अच्छा फ़ेज़ 1 कितने के अरसे में पास किया आपने? फ़ेज़ 1 मुझे लग गया तकरीबन कोई 25-26 दिन में मुझे लग गया। 25-26 दिन। और रिस्क कितना था आपका पर ट्रेड? पर ट्रेड 1% रिस्क। 1% था। ठीक है, आप हिस्ट्री भी साथ-साथ प्ले करवा देंगे और उसके बाद आपने फ़ेज़ 2 में कितने दिन में पास किया? फ़ेज़ 2 मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था फ़ेज़ 2 में, क्योंकि मार्केट ही कुछ इस तरह की हुई थी कि उस टाइम पे है ना मुझे तकरीबन डेढ़ को महीना लग गया फ़ेज़ 2 करने में। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात की है कि जो अकाउंट पासिंग होती है या फिर जो आप अर्निंग कर रहे होते हो ना, वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसी है। अगर मार्केट अच्छी होती है तो आप जो है 3 से 4 दिन में भी फ़ेज़ 1 पास कर सकते हो, ठीक है? आपका हर सेटअप प्ले हो रहा हो, आपका रिस्क सेम हो, फिर भी आप 3 से 4 दिन में भी पास कर जाते हो। फिर उसके बाद आती है ऐसी मार्केट कि जिस मार्केट में आपके सेटअप्स फ़ेल होने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चॉपी मार्केट, ठीक है? रेंजिंग मार्केट आ जाती है। उसमें आपके सेटअप जब फ़ेल होने लगते हैं तो मार्केट आपकी असल हंटिंग कर रही होती है। उसमें आपको फिर टाइम लग जाता है, फिर आपको प्रॉपर जो है बैक फुट पे जाना पड़ता है। बैक फुट पे जाते हो, अपने आप को मैनेज करते हो और उस तरह से आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर उसके बाद ज़रा लाइव अकाउंट की जर्नी बताएँ कि पहली दफ़ा लाइव अकाउंट आया तो कितना प्रॉफ़िट बनाया? हाँ जी, बिल्कुल, जब मेरे पास पहली दफ़ा लाइव अकाउंट आया तो मैंने पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास लाइव अकाउंट आ गया। मैं इस काबिल हुआ कि मैं लाइव अकाउंट चला सकूँ। तो मैंने फिर लाइव अकाउंट के ऊपर बहुत कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग की, ऑलमोस्ट पॉइंट 0.5% का रिस्क मैं ले रहा था पर ट्रेड। तो मतलब कि 50 के का अकाउंट था तो आप $250 पर डे रिस्क ले लेते। जी, बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें मेरा तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर-अंदर मैं तकरीबन $2000 मेरा बन गया, जब मेरा 4% गेन हो गया। अच्छा, माशाल्लाह से ये एक ऐसे ट्रेडर थे कि जो कि डिप्रेशन का शिकार थे, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और इसकी इस तरह की बैड हैबिट्स आ चुकी थी और उसके बाद इन्होंने अपने आप को रिकवर करके प्रॉपर रिस्क मैनेज करके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 उसके बाद लाइव अकाउंट में प्रॉफ़िट बनाया और एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट की कि आप जितने मर्ज़ी आपके अंदर बैड हैबिट्स आ जाएँ, आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मतलब आप सबसे बड़ा क्रेडिट किसको देते हैं कि यार मतलब आपने क्या ऐसा किया, चेंजेस की कि जिससे आपको प्रॉफ़िट हुआ या फिर आप अच्छे ट्रेडर बन गए दोबारा से? जी, काफ़ी सबसे पहले तो मैं अपनी साइकोलॉजी पे काम किया। जैसे आप मुझे बताते रहते थे, मुझसे आप पर्सनली पूछते रहते थे कि भई क्या कर रहे हो ट्रेडिंग में, क्या चल रहा है? किन रूल्स के ऊपर काम कर रहे हो? तो मैं साथ-साथ अपडेट भी करता रहा कि मैं ये कर रहा हूँ। फिर मेरी साइकोलॉजी मैंने अपनी साइकोलॉजी को साथ-साथ दुरुस्त करना शुरू कर दिया और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि जब मुझे लॉसेस भी आते थे तो मेरे इमोशन उस तरह से ट्रिगर नहीं होते थे कि जैसे पहले मेरे होते थे ट्रिगर। अच्छा, आप ये हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मतलब एक बंदा उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो गई है, तो वो किन स्टेप्स को फ़ॉलो करे तो दोबारा उसकी साइकोलॉजी सेट हो जाएगी? सबसे पहले तो वो खुद को काम डाउन करे, जिन हालात से वो गुज़रा है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में गया है, उस चीज़ को समझना शुरू करे, ठीक है? फिर वो ट्रेडिंग में आए और सेट ऑफ रूल्स बनाए अपने, हर चीज़ को मैनेज करे। सेट ऑफ रूल्स में वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जितना हो सके वो काम करे, क्योंकि कहीं पे भी अगर उसको एक भी सेटबैक लगता है, तो वो दोबारा डिप्रेशन के फ़ेज़ में जा सकता है। वही डिप्रेशन दोबारा से उसको लॉसेस दे सकती है। तो आपको चाहिए कि जब भी आप सिस्टम के आगे बैठें, तो सबसे पहले मेडिटेशन करें, खुद को समझाएँ कि मेरे ये रूल्स हैं, इनसे मैं नहीं हटूँगा, चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरह करके आपकी साइकोलॉजी सही हो सकती बड़ी ही खूबसूरत बात की कि सबसे पहले आप अपने पास्ट को भूल जाएँ और आगे आने का भी ना सोचें कि आगे क्या होने वाला है और प्रेज़ेंट पे रह के मतलब उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें जिसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। उसके बाद आप जब भी ट्रेडिंग करने के लिए बैठें, तो आप मेडिटेशन करें और यही शऊर मैं अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में फैलाना चाहता था कि यार आप लोग इन स्टेप्स को फ़ॉलो करके जो एक मतलब एसओपीज़ होती है ना ट्रेडर की, उसको फ़ॉलो करके आप ट्रेडिंग डेस्क में बैठें। ये नहीं कि मुँह उठाया, आगे आप ट्रेडिंग डेस्क पे बैठ गए और फिर उसके बाद लॉस लेके घर जा रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा प्रॉफ़िट, ये देखो जी मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यासिर भाई आगे का बताएँ कि आगे मतलब आपके कुछ टारगेट्स हैं या गोल्स हैं? अगर हैं तो क्या है। हैं? यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना सेटअप मार्केट में सेटअप्स तो आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई बहुत अच्छा सेटअप देख के ना उस पे अपना रिस्क डबल ट्रिपल कर देते हैं। ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेटअप फेल होते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट हम खुद तो नहीं ना चला रहे होते, मार्केट तो चल रही होती है अपने हिसाब से, अपने एल्गोरिदम्स के हिसाब से चल रही होती है, ठीक है?
तो इसमें फिर उनका उस अगर वो उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट होता है, उनका 3-4% अकाउंट लॉस में चला जाता है, ठीक है। फिर फिर वो क्या करते हैं, वो 3-4% अकाउंट जो उनका लॉस में गया होता है, फिर उसको कवर करने के लिए और ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो ये चीज़ फिर सारी ओवर रिस्किंग में आ जाती है, फिर इस तरह करके उनका अकाउंट वॉश हो जाता है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस लग गया, आपने ठीक है एक गलत डिसीजन ले लिया, तो फिर उसके ऊपर भी आप सुकून से बैठ जाएँ कि ठीक है ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई, अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे दोबारा छोटा-छोटा रिस्क लेके पहले इसको कवर करना है, फिर मैंने आगे फिर मेरे जो रूल्स हैं, फिर मैंने उनके हिसाब से काम करना है। तो गलती इंसान से होती है, आप ये नहीं कि आपने गलती की और ऊपर से और गलती कर रहे हैं कि फिर दोबारा रिस्क रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क वो उस लॉस को कवर करने के लिए। ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती बड़े गौर से आप लोगों को भी सुननी चाहिए, क्योंकि बड़े ज्ञान की बातें थी। अच्छा, इसमें मैं भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई अच्छा सेटअप आ जाता है, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप रिस्क को डबल ट्रिपल कर दें। उससे क्या होता है कि आपके अंदर ना ओवर रिस्किंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। आपको आदत लग जाती है, जैसे कि एक नशेड़ी को नशा करने की आदत होती है, ऐसे ही आपको ओवर रिस्किंग की आदत लग जाती है। लेट्स सपोज़ अगर वो सेटअप फेल हुआ, तो उसके बाद क्या होगा कि आप जो है, जो आपने परसेंटेज वहाँ पे लॉस की होगी या जो भी पैसे आपने लॉस किए होंगे, उसको दोबारा से जो है गेन करने के लिए आप और ओवर रिस्किंग करोगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो है डूबते जाओगे और आपके अंदर बैड हैबिट्स भी आती जाएँगी। तो जब भी आप ट्रेड करें तो कैलकुलेटेड रिस्क लें। अगर आप किसी सेटअप पे ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, तो उस रिस्क को मैनेज करें। सबसे पहले अपने आप को समझाएँ कि भाई मैं ये रिस्क लेने वाला हूँ। अगर ये सेटअप फेल हो गया, तो दोबारा से मैं पीछे बैक फुट पे आ जाऊँगा और जो मेरा रिस्क था, मैं वही लूँगा। तो यासिर भई, ये आजकल बैटिंग ऐप्स चली हुई हैं, इनके बारे में क्या ख़्याल है? ये जो बाइनमो, कॉर्टेक्स, बाइनरी ट्रेडिंग, फलाँ-फलाँ। हम तो बड़े अरसे से इस चीज़ का नाम सुनते आ रहे हैं और हमारी कम्युनिटी में भी बड़े एक्टिव गैम्बलर्स होते थे और इस ये ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग नहीं बैटिंग करते थे। आपका क्या ख़्याल है कि यार लोगों को इस तरफ मतलब कैसे रोका जाए कि यार नहीं ये बैटिंग है? और आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि कॉर्टेक्स के ऊपर और ये बाइनरी ट्रेडिंग के है। ऊपर। पर इस तरह की ऐप सीधा-सीधा जुआ है, डिजिटल जुआ जिसे कहते हैं, ठीक है। पहले जुआ लोग खेलते थे ताश के ज़रिए कुछ और भी चीज़ें करते थे। अब जैसे-जैसे डिजिटल दौर आता जा रहा है तो जुआ भी उन्होंने डिजिटल कर दिया है, ठीक है। सीधा-सीधा आप एक बेट लगाते हैं, 1 मिनट एक आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकंड, 1 मिनट कि इसमें अब क्या ऊपर जाएगा, इसमें क्या प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। आप अपना पैसा लगा देते हैं और टक या आर-पार वाला। ऐसे ही है। देखिए, ट्रेडिंग ऐसे होती है कि जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, आपका अगर आपने बाय किया हुआ है तो प्रॉफ़िट बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे मार्केट नीचे जा रही होती है, अगर आपने सेल किया है तो प्रॉफ़िट आपका बढ़ता जाता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है, आपने बाय किया हुआ, जैसे-जैसे और नीचे जाएगी आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है? लेकिन इन बेटिंग ऐप्स में क्या होता है, इसमें जो ओटीसी मार्केट होती है उसके अंदर ये होता है कि आपको आपका फ़िक्स्ड रिस्क होता है एक ही कैंडल के ऊपर। ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज़ हुई तो आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा अगर आपने बाय किया है। नीचे क्लोज़ हुई, लाइन एक मतलब एक खींची जाती है। नीचे क्लोज़ हुई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सीधा-सीधा जुआ, आप किसी भी जुए के साथ इसको रिलेट करके देखें कि जैसे मैं बड़ी सिंपल मतलब इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बाबर आज़म इस बॉल पे छक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है, या फिर आप किसी की और की एग्ज़ाम्पल ले लें कि यार ये मैच इंग्लैंड जीतेगा या फिर इंडिया जीतेगा। तो ये सिंपल सी इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन है और ये बिल्कुल यासिर भाई ने बड़ी मतलब अच्छी बात की है कि डिजिटल जुआ है, ठीक है? और ये ट्रेडिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो बाइनरी के अंदर ये जो कॉर्टेक्स है, इसके अंदर जो दूसरी ट्रेडिंग होती है, जिसको हम रियल मार्केट भी कहते हैं, उसके अंदर भी जो है मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि ये कहीं से भी लाइसेंस शुदा नहीं है, तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती और ये सारे बी बुक चला रहे होते हैं। बी बुक क्या होता है कि अगर मैं जीबीपी यूएसडी को रियल मार्केट की बात करूँ, बाय करूँगा, तो मेरी जो ट्रेड है वो होल्ड कर लेगा ब्रोकर, ठीक है? मैं किसी भी मतलब मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं एग्ज़ीक्यूट कर रहा, बल्कि उस ब्रोकर के अगेंस्ट ट्रेडिंग लगा रहा हूँ, व्हिच इज़ आल्सो बेटिंग, ठीक है? कि वो बेट लगा रहा हूँ और उस बेट की वजह से ये हराम भी हो जाता है, क्योंकि मेरा किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा नहीं आता। अच्छा, यासिर भी न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में बताएँ कि काफ़ी लोग न्यूज़ ट्रेडिंग भी करते हैं, तो न्यूज़ ट्रेडिंग से बचना चाहिए या फिर करनी चाहिए आपको? सर इसको भी मैं गैम्बलिंग का नाम ही दूँगा। क्योंकि न्यूज़ आती है उस टाइम आपके सारे टेक्निकल फेल होते हैं, आपकी हर चीज़ कोई चीज़ भी मार्केट के अंदर तब काम नहीं कर रही होती। लोग क्या करते हैं कि वो जी न्यूज़ आ रही है तो मार्केट नीचे जाएगी, ऐवें प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बस नीचे जाएगी। नीचे जाएगी। हाँ जी, तो
उसमें क्या करते हैं वो ट्रेड लगा देते हैं, ओ जी मार्केट गई गई गई, क्रैश हो गई क्रैश हो गई क्रैश। इस तरह ड्रामे सर, सारे ऐसे ड्रामे। ही। अगर आपने पहले से ट्रेड लगाई हुई है सेल की, ठीक है, आपने उसको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप उसको भी बंद कर दें या फिर उसके रिस्क को हाफ कर दें और उस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें अगर प्रॉफिट के अंदर है, ठीक है। अगर लॉस के अंदर है तो बंद करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि न्यूज़ टाइम पे स्लिपेज भी लग जाती है। और अगर आप मतलब फुल फॉर ट्रेड खो रहे हैं, जब न्यूज़ का टाइम है उसी टाइम पे ट्रेड खो रहे हैं, ये तो सीधी-सीधी गैम्बलिंग होगी ना, कि आप उस वही सेम कॉर्टेक्स वाली बात आ गई कि आप उस कैंडल पे बेट लगा रहे होते हो, ये कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जब कैंडल पे बैटिंग कर रहे हो, कैंडल पे आप अज़्यूम कर रहे होते हो ना, प्रेडिक्शन कर रहे होते हो, वो होती है बैटिंग, ठीक है? आप मार्केट के ऊपर नहीं बेट लगा रहे, आप कैंडल के ऊपर बेट लगा रहे हो। जब कैंडल के ऊपर बैटिंग होती है तो वो सीधी-सीधी गैम्बलिंग आती है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो कि नहीं यार, गोल्ड की ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, मेरा ये टारगेट प्राइस है, ठीक है? दिस इज़ ट्रेडिंग। आपने पूरी एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद आपने रिस्क मैनेजमेंट की, ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की। लेकिन आप आते हो कि नहीं यार, मैं एक ही कैंडल के ऊपर बेट लगाना चाहता हूँ, इस ये कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो गैम्बलिंग हो जाती है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। और ये जितने भी लोग न्यूज़ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और आजकल तो वो ट्रेंड भी चला हुआ है, ये अप 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 आप अप, डाउन 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 डाउन। तो इसके बारे में क्या-क्या, मतलब ये लोगों के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हम कोई बहुत बड़े ट्रेडर हैं और हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं। कर सकते। तो मार्केट हालाँकि अगर वो अपने उनको उनको बोले ना कि आप अपनी हिस्ट्री दिखाएँ, कुछ अकाउंट्स नहीं, दिखाएँ, नहीं, नहीं। सर उनके पास कुछ भी नहीं हो है। ही नहीं सकता। सर आपके पास तो देखें पहले भी अकाउंट्स थे और अभी एक अकाउंट की हिस्ट्री हमने अटैच कर दी। बिल्कुल। मैं आपको कहता हूँ कि आप माशाल्लाह से, बेशक आपका कोई फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिंग में आप माशाल्लाह से उनसे आगे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके अब पास रिज़ल्ट्स हैं, एट लीस्ट एक अकाउंट के हैं यार, कि प्रॉपर ट्रेडिंग करके। इनको बोलो ना यार, ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग और ये मतलब नाम भी ले लेते हैं, ये अनस अली हो गया, ये फरारा ट्रेडर्स और ये और 5, 6, 7, 8, 10 लोग और भी हैं जो बड़े फ़ेमस हुए हुए हैं। इनको कहो यार, ये एक फंडेड अकाउंट है, ये पकड़ो और इसमें 1% रिस्क के साथ इसको पास करके दिखाओ। ये सर वो तो रूल्स पढ़ के भी नहीं बता पाते। उनको उनको रूल्स ही नहीं पता होंगे कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं बड़ा मतलब हँसी आती है इतनी असल में ट्रेडिंग करने के बाद ना, कि इतने डिप्रेशन, इतनी एंग्ज़ायटी, इतना प्रेशर फेस करने के बाद जब हम देखते हैं कि इतनी एक्साइटमेंट ट्रेडिंग के अंदर, तो परेशानी सी आती है यार, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है? और जो बंदा प्रॉफ़िट नहीं कमा रहा ना, उसको डिप्रेशन आएगा इनको देख के। डिप्रेशन आएगा, ज़ाहिर-सी बात है, वो बंदा बेहतरीन में। डिप्रेशन इस हद तक भी आ सकता है कि वो जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, वो बंदा क्या कहते हैं, इतनी मेहनत कर रहा है, उसको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा और ये आएँगे, ये देखिए मैंने 10 मिनट में कितना पैसा कमाया। अबे यार, प्रोसीजर होता है, कुछ एथिक्स होते हैं बिज़नेस के। ट्रेडिंग इज़ अ प्रॉपर बिज़नेस और एथिक्स को फ़ॉलो नहीं करोगे तो आप किसी काम के नहीं हो। ये सारे के सारे छपरी कंटेंट क्रिएटर्स, इनको मैं बोलूँगा एंड अवाम को गुमराह कर रहे होते हैं। और मेरी दुआ है कि यार हमारे पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ का शऊर मिले और वो जो है, इंशाल्लाह सर अब इस चैनल से मिलेगा शऊर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी तो पूरी कोशिश है। हाँ। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ा मिल रहा होता है इनके चक्कर में। अच्छा, इनकी जो ऑडियंस है वो भी बड़ी अच्छी है। गालियाँ दे रही होती है नीचे लिटरली, मतलब कोई तमीज़ नहीं, कोई नहीं, मुँह उठाया आ गए गालियाँ बक रहे होते हैं, दबा के बक रहे होते हैं। और मैंने देखा है कि जो शोर वाले लोग होते हैं वो गालियाँ नहीं देते। उनकी तरबियत हुई होती है प्रॉपर, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। इनको ये खुद छपड़ी हैं, कंटेंट भी इनका छपड़ी होता है और इनको जो फ़ॉलो करने वाले हैं वो भी बेचारे छपड़ी हैं। ठीक है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन देखें, आप जब किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आके किसी को गालियाँ दे रहे हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आप छपरी हो, ठीक है? तो ख़ैर आगे चलते हैं। ये तो होता रहेगा, स्कैम हर शक्ल में आता रहता है इस मार्केट के अंदर। आजकल कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने एक कैम्पेन स्टार्ट की थी, मैंने कहा लोगों को शऊर दूँ कि इन चीज़ों से बचें। तो आगे चलते हैं कि आप बताएँ कि आपके टारगेट्स, आपके गोल्स कुछ हैं ट्रेडिंग को लेके, कुछ 2025 के, जैसे नया साल स्टार्ट होता है तो हर किसी के गोल्स आ जाते हैं। आपने कुछ बनाए हैं? हाँ जी, बिल्कुल मेरे गोल्स हैं। मेरा टारगेट है कि मैं इस साल के एंड तक मेरे पास केवल 10, 12, 15 अकाउंट्स हों, लाइव अकाउंट, और मैं उनके ऊपर 1-2%, 3% गेन करता रहूँ और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ। ये बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि देखें, आपके पास जो फंडेड अकाउंट होता है ना, वो होता है आपका, आपके पास 10% का मार्जिन। लेट्स सपोज़ आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है, तो आपके पास जो डीडी है वो $10,000 का है। अगर आप $10,000 के अकाउंट को आप देखें, आप चलो $1,00,000 पे आपने $1,000 बना लिए, लेकिन ओरिजिनल में आपके पास $10,000 थे। $10,000 का $1,000 10% हो गया। तो वो जो 1 से 2% बनाने की बात कर रहे हैं, वो 10 टू 20% गेन पर मंथ
कर रहे हैं, उन्होंने अपने टारगेट रियलिस्टिक रखे हुए हैं। बड़े जो है ना कनिंग बंदे हैं, इन्होंने बड़े तरीके के साथ अपने टारगेट्स रखे हैं और ये लॉन्ग टर्म पे चीज़ काम करेगी। हाँ, थोड़ा-सा फेज़ेज़ को पास करना मुश्किल होता है, आपको सेटबैक्स भी लगते हैं, लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि उस दिन मेरा एक अकाउंट उड़ गया था, ठीक है? तो हो जाता है ऐसा फ़ेज़ेज़ में आप रिस्क भी थोड़ा-सा ज़्यादा ले लेते हो। लेकिन कोशिश करो कि 1 से 2% पर डे रिस्क लो एंड वही बोलूँगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो और कोई पैगाम आप देना चाहते हैं हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म से ऑडियंस को कि यार वो ट्रेडिंग को कैसे बेहतर करें? मेरा यही पैगाम है कि खुदारा पहले तो जुए से बचें। ये जो डिजिटल जुआ आजकल चल रहा है, खुदारा इससे बचें। जिस मेंटोर से भी आपने सीखा है, उसने जो-जो आपको रूल्स बताए हैं, उन पे स्टिक रहें, काम करें। हाँ, ठीक है, अगर आपको वो चीज़ प्रॉफ़िट नहीं दे रही, फिर आप शिफ्ट हों, किसी दूसरी तरफ शिफ्ट हों। ये नहीं कि आपको एक चीज़ आप उसमें ओवर स्किम भी कर रहे हैं, रूल्स भी तोड़ रहे हैं और आप फिर कहते हैं कि मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहा और फिर आप शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? वो चीज़ आपने नहीं करनी। एक चीज़ पे स्टिक रहना है, एक स्टडी पे स्टिक रहना है, उसके ऊपर जितना हो सके आपने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो आपको रिज़ल्ट देगी। तो बड़ी खूबसूरत बात की यासिर भाई ने कि एक ही स्ट्रैटेजी पे रहें, एक ही मेंटोर पे रहें और ओवर रिस्किंग ना करें, बैड हैबिट्स अपने अंदर ना आने दें और कामयाबी आपके एट द एंड कदम चूमेगी। तो इस तो इन दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक हमें और आप सबको कामयाब करें, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।